हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आज हम देखेंगे डाइबोरेन। डाइबोरेन B2H6 इज फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन, द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड नॉन एज अ डाइबोरेन। तो बोरॉन का ये क्या है? सिंपलेस्ट हाइड्राइड है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाइथाइल ईथर। तो इसको बनाते कैसे? प्रिपरेशन इसकी क्या है? तो BF3 बोरोन क्लोराइड रिएक्ट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 gives B2H6 plus LiF plus F3। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि F3 है और F यहाँ पे भी है, यहाँ पे B2 है। तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2B2O6। अब लिथियम लिया हमने, तो लिथियम में यहाँ पे हम 3 से करेंगे, तो अब ये यहाँ पे भी क्या हो गया? 3LiLF और 3AlF3। तो ये जो हमारा बना है ये है हमारा डाइबोरेन। A convenient laboratory method for the preparation of diboron involves the oxidation of sodium borohydride with iodine। तो प्रयोगशाला में डाइबोरेन बनाने हेतु सोडियम बोरोहाइड्राइड का ऑक्सीकरण आयोडीन के साथ में कराया जाता है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम करते हैं यदि, तो प्रयोगशाला में इसको बनाने का तरीका जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके रिएक्शन हम करवाते हैं I2 यानी कि आयोडीन से। तो यहाँ हमारा बनता है B2H6 प्लस NaI प्लस H2। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि B2H6 तो बना है हमारा और I2 है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2NaI। तो 2Na हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। औद्योगिक रूप से डाइबोरेन बोरोन ट्राइफ्लोराइड तथा सोडियम हाइड्राइड की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो यानी कि हम लार्ज स्केल पे इसको बनाना चाहते हैं, तो इस विधि से हम इसको बनाते हैं। डाइबोरेन अत्यंत जहरीली रंगहीन गैस है और इसका क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है 180 केल्विन। यानी कि डाइबोरेन इज अ कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस विथ अ बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन। डाइबोरेन कैचेस फायर spontaneously and exposure to air. It burns in oxygen, releasing an enormous amount of energy। तो जो है हमारी डाइबोरेन है, ये वायु के संपर्क में आने पर स्वयं जल उठती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए जलती है। तो इसके लिए हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होगी? B2H6 प्लस O2 gives B2O3 प्लस H2O। तो 6 है तो ये क्या हो जाएगा? 3H2O हो जाएगा। और रिएक्शन बैलेंस करें हम तो ये 3O2 हो जाएगा। तो 3 और 3 6 ऑक्सीजन हो गए हमारे। तो इस तरह से ये हमारी वायु में जलने पर यानी एयर के संपर्क में आने पर जो अभिक्रिया होती है वो मैंने दर्शाई है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर। बोरॉन्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव बोरिक एसिड। अब इसको हम यदि जल के साथ में अभिक्रिया करवाएं, हाइड्रोलाइज करें, तो B2H6 प्लस H2O gives BOH thrice प्लस H2। तो रिएक्शन बैलेंस करें तो इसमें 6H2 हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा और ये 6H2 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है?
बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पे BOH3 यानी कि ये क्या है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला इसके आगे के वीडियो में हम देख चुके हैं, H3BO3। डाइबोरेन अंडरगोज क्लेवेज रिएक्शंस विथ लेविस बेस टू गिव बोरेन एडट्स BH3L। यानी कि हम इसकी बात करें तो अधिकांश उच्च बोरेन भी वायु के संपर्क में आने पर स्वयं जलने लगते हैं और जल के साथ तेजी से जल अपघटित होकर बोरिक अम्ल देते हैं। तो ये हमने बोरिक अम्ल बनाया है। चलिए, डाइबोरेन लुईस क्षार के साथ में भी वियोजित होकर बोरेन योगोत्पाद BH3L बनाते हैं। तो जैसे कि हम देखें यहाँ पे तो B2H6 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में CO गिव्स BH3CO। तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएंगे और 2CO। डाइबोरेन अमोनिया की अभिक्रिया से प्राप्त B2H6 2NH3 बनाता है। यदि हम इसको डाइबोरेन को NH3 के साथ में रिएक्ट करवाएं तो ये क्या बनाता है, B2H6 2NH3 बनाता है। और इसका सूत्र के रूप में हम देखते हैं, यदि अभिक्रिया के रूप में, तो B2H6 प्लस NH3, तो 6NH3 gives 3BH2। NH3 अब कहाँ आएगा इसमें, ब्रैकेट में NH3 ट्वाइस प्लस, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 3NH3। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है। और ये और अधिक गर्म करने पर B3N3H6 देता है। तो ये तो हमारा ये इनऑर्गेनिक बेंजीन के रूप में जाना जाता है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन के रूप में क्या होता है, ये हमारा B3N3H6 B3N3H6 ये क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, तो ये देखते हैं हम। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए BN वो सभी के साथ में क्या है, H। तो नाइट्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई है और ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन। चलिए, अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है ये, और रिंग स्ट्रक्चर है विथ ऑल्टरनेट BH एंड NH। ऑल्टरनेट क्या है इसमें, BH एंड NH है। अब हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन यानी कि डाइबोरेन की संरचना। The structure of diboron is this type of boron। इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन। इनके बीच में भी क्या आएगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। The 4 terminal hydrogen atoms are the 2 boron atom lie in one plane। तो ये 4 जो हाइड्रोजन और 2 बोरोन है, ये कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और ये हाइड्रोजन जो होता है, there are 2 bridging hydrogen atoms। The 4 terminal BH are regular 2-centered 2 electron bonds, while the 2 bridge BHB bonds are different and can be described in the terms of 3-centered 2 electron bonds। तो यहाँ पर इसकी संरचना को हम समझते हैं। तो डाइबोरेन की संरचना चित्र में दर्शाई गई है, जिसमें 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4, और 2 बोरोन परमाणु एक ही तल में होते हैं। और इस तल में ऊपर तथा नीचे ये जो सेतु बंध यानी ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन परमाणु है,
सिरे वाले 4 BH बंध सामान्य द्विकेंद्रीय द्विइलेक्ट्रॉन यानी कि 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं। ये जो 4 हाइड्रोजन है ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं, जबकि 2 सेतु बंध जो है BHB ये बंध भिन्न प्रकार के होते हैं, तो जिसे हम त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। त्रिकेंद्रीय द्विबंध इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। तो ये स्ट्रक्चर हमको अच्छे से समझ में आ गया है। इस स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड एंगल है वो बता देती हूँ मैं। ये बॉन्ड एंगल जो है हमारा 97 डिग्री का होता है। साथ ही ये जो बॉन्ड एंगल है हमारा ये होता है 120 डिग्री का होता है। ये बॉन्ड लेंथ जो है हमारी ये होती है 119 पैरामीटर की, ये होती है 134 पैरामीटर की। तो इस तरह से ये बनता है। तो इसमें सामान्य रूप से स्ट्रक्चर को मैं बनाना चाहूँ तो इस तरह से भी बना सकती हूँ मैं। BH ये H और ये कैसा है हमारा ब्रिज वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे H और ये भी इसी तरह से हम बनाएंगे। ये भी क्या हो गया H। तो बोरोन हाइड्राइड और बोरेट की एक श्रृंखला का निर्माण करता है जिसमें चतुष्फलकीय BH4 आयन प्रमुख होते हैं और विभिन्न धातुओं के टेट्राहाइड्राइड बोरेट ज्ञात है। लिथियम और सोडियम के टेट्राहाइड्राइड बोरेट को हम क्या कहते हैं, बोरोहाइड्राइड कहते हैं। इसे धातु हाइड्राइड की डाइएथाइल ईथर की उपस्थिति में डाइबोरेन से अभिक्रिया करके बनाया जाता है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है और हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो बोरोन ऑल्सो फॉर्म्स द सीरीज ऑफ हाइड्राइडोबोरेट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज द टेट्राहाइड्रल BH4। इसका जो महत्वपूर्ण होता है वो BH4 माइनस है, वो महत्वपूर्ण होता है। टेट्राहाइड्राइडोबोरेट्स ऑफ सेवरल मेटल्स आर नोन। तो ऐसे टेट्राहाइड्राइडोबोरेट्स होते हैं वो बहुत सी मेटल्स के ज्ञात हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम आदि के। तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो MH plus B2H6 gives 2M plus BH4 माइनस। तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा और मेटल की जगह हम लिथियम या सोडियम ले सकते हैं। बोथ LiBH4 LiBH4 या सोडियम का NaBH4 are used as a reducing agent in organic synthesis and they are useful starting materials for preparing other metal borohydrides। तो इसके उपयोग क्या हैं ये हमने देख लिए हैं कि कार्बनिक संश्लेषणों में LiBH4 और NaBH4 का उपयोग अपचायक के रूप में होता है और अन्य धात्विक बोरोहाइड्राइड बनाने में इसे प्रारंभिक पदार्थ स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लिया जाता है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम और उनके यौगिकों के अब हम क्या देखेंगे, उपयोग देखेंगे, उसके यूजेस क्या हैं। The uses of boron, aluminium and other compounds. Boron being a extremely hard refractory solid of high melting point, low density and very low electrical conductivity finds many applications. Boron fibers are used in making bulletproof vests and light composite material for aircrafts। तो इसमें उच्च गलनांक, निम्न क्वथनांक और निम्न विद्युत चालकता तथा अत्यधिक कठोर यानी रिफ्रैक्टरी होने के कारण बोरोन के अनेक अनुप्रयोग हैं। बोरोन फाइबर्स यानी तंतु का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में तथा वायुयानों के हल्के सघन पदार्थों के निर्माण में होता है। बोरोन 10 समस्थानिक में, बोरोन का जो समस्थानिक होता है बोरोन 10 समस्थानिक में न्यूट्रॉन अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है। न्यूट्रॉन को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। अतः नाभिकीय उद्योगों में धात्विक बोरोहाइड्राइडों का उपयोग परिरक्षण कवच यानी प्रोटेक्टिव शील्ड तथा नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोल रोड्स के रूप में किया जाता है।
बोरेक्स तथा बोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग उद्योगों में उच्च ताप सह कांच यानी कि हीट रेजिस्टेंस ग्लासेस बनाने में होता है। और वो ग्लासेस के नाम कौन से होते हैं? पायरेक्स, ग्लास वूल, फाइबर ग्लास बनाने में होता है। बोरेक्स का उपयोग धातुओं को टाँका लगाने में सोल्डरिंग में होता है और गालक यानी फ्लक्स के रूप में होता है। ऊष्मा और स्टेन तथा खरोच प्रतिरोधी मिट्टी के बर्तन बनाने में यानी कि स्क्रैच नहीं है ऐसे मटेरियल बनाने में इसका उपयोग होता है। एवं औषधिकृत साबुन के कंटेंट के रूप में होता है, घटक के रूप में इसका उपयोग होता है। बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का उपयोग मंद प्रतिरोधी के रूप में भी किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में कर सकते हैं। एल्यूमिनियम एक श्वेत यानी कि सिल्वरी वाइट कलर की चमकीली धातु होती है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है और इसकी विद्युत और ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। तो कंडक्टिविटी इसकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। और भार के आधार पर वेट टू वेट बेसिस पर हम देखें तो एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर से दुगनी होती है। तो दैनिक जीवन में और उद्योगों में हम एल्यूमिनियम का अत्यधिक उपयोग करते हैं। साथ ही यह कॉपर, मैंगनीज, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन तथा जिंक के साथ मिश्र धातु का निर्माण करती है। एल्यूमिनियम तथा इसकी मिश्र धातुओं की विशेष आकृति जैसे कि पाइप, ट्यूब, छड़, पन्नी, तार, प्लेट आदि दिया जा सकता है। इसको हम जैसा आकार देना चाहें वैसा आसानी से दे सकते हैं। अतः इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है, फिर पैकिंग में होता है, हवाई जहाज तथा यातायात के उद्योगों में होता है। एल्यूमिनियम की प्रकृति कैसी होती है? टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक नेचर होता है। अतः घरेलू कार्यों में एल्यूमिनियम और इसके यौगिकों का उपयोग कम होने लगा है। एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग हमें इसीलिए नहीं करना चाहिए। तो डोमेस्टिक पर्पस में इसका यूज़ आजकल कम होता जा रहा है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ग्रुप 13 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं ग्रुप 14। अब नया शुरू हो रहा है हमारा ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 की हम पहले बात करें तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NH2 NP2 टाइप का होता है। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड लेड। अब एटॉमिक नंबर की बात करें हम तो कार्बन का होता है 6 में हम 8 जोड़े थे, कितने हो जाएंगे? 14 में फिर हम कितने जोड़ेंगे? 18, तो ये हो जाएंगे हमारे 32 में 18 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? 50। और इसमें हम 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें एटॉमिक नंबर 6 तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। सिलिकॉन का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2। और लास्ट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। तो इन सभी में देखिए आखिरी में NH2 NP2 टाइप का इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एंड द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप ऑल्सो डिफर्स। तो इसमें सिलिकॉन, इसको याद रखने का जो तरीका है वो है कहे सीता जी सुने प्रभु। इस तरह से हम इसको
याद कर सकते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें आंतरिक कोड जो होता है, अंदर का जो आंतरिक कोड जो होता है इसके अंदर का जो, वो 3D10 हो सकता है, 4D10 हो सकता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। अब हम बात करें इसके कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। तो देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एंड देयर आफ्टर फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड। सिलिकॉन से हम लेड की बात में, ए स्मॉल इंक्रीजेज इन रेडियस इन ऑब्जर्व and this is due to the presence of completely filled d and f orbital in heavier member। तो हम कार्बन और सिलिकॉन की सहसंयोजक त्रिज्या यानी कि कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो उनमें उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जबकि सिलिकॉन से लगा करके लेड तक की जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है उसमें आंशिक वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि डी और एफ ब्लॉक के कक्षकों के पूर्ण पूरित होने के कारण ऐसा होता है। उसके अंदर देखिए, अब डी और एफ ब्लॉक के जो कक्षक है वो पूर्णतया भरे होते हैं। ऐसा होने के कारण उनकी कोवेलेंट रेडियस में आंशिक फर्क आता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें हम तो आयनन ऊर्जा, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर्स इज हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 13। यानी ग्रुप 13 के जो मेंबर हैं उससे कंपेयर करें हम तो ग्रुप 14 के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा के मान समूह 13 के संगत तत्वों की अपेक्षा अधिक होते हैं। और यहाँ पर आंतरिक कोण इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव परिलक्षित होता है और सामान्यतः समूह में नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा घटती जाती है। जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे ऐसे आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है? कमी होती जाती है। सिलिकॉन से जर्मेनियम तक और जर्मेनियम से टीन तक अल्प न्यूनता और स्टेनस और लेड इन दोनों तक अल्प वृद्धि होती है। मध्यवर्ती डी और एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव एवं परमाणु के बड़े आकार का ये परिणाम होता है। तो आयनन ऊर्जा घटती क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की जो क्षमता होती है या टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। तो ड्यू टू स्मॉल साइज द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट द सेम। तो छोटे आकार के कारण समूह 14 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान समूह 13 के संगत तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान से थोड़ा सा अधिक होता है। यानी ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है उससे इन तत्वों का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता के मान थोड़े से अधिक होते हैं। और उसमें भी सिलिकॉन से हम लेड तक जाएं तो उन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मान लगभग कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो हमने आज देखी है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। उसके बाद में हमने कोवेलेंट रेडियस की बात करी है। कोवेलेंट रेडियस के बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी है। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी है। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग गुणों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इनके भौतिक गुणों की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14 ग्रुप, ऑल ग्रुप 14 मेंबर्स आर सॉलिड। तो ये समूह 14 के सभी तत्व कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स। तो ये कार्बन एंड सिलिकॉन जो है वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल। जर्मेनियम इज मेटलॉइड। ये क्या होता है? मेटलॉइड। और इसके बाद में whereas the tin and lead are soft metals with low melting point।
तो अब ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल, और वो कैसी मेटल है, सॉफ्ट मेटल। एंड कंसीडरिंग एंड विद द लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कैसा होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मच हायर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। तो इसमें जब हम बात करें तो कार्बन और सिलिकॉन जो है वो कैसे, और सभी तत्व वैसे तो ठोस होते हैं, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन अधातु हैं। जर्मेनियम जो होता है वो उपधातु है, और टीन तथा लेड कम गलनांक वाली मुलायम धातु होती है। समूह 14 के जो तत्व है उनके गलनांक और क्वथनांक समूह 13 के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक में तुलना में अधिक होते हैं। तो ये हमारा हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ग्रुप 13 से इनके गलनांक और क्वथनांक भी कैसे होते हैं, अधिक होते हैं, और इसको हमने मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड से, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं। अब अगले वीडियो में हम आपका इन ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे।